वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 201 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 201 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 201 का मॉड्यूल नंबर 11 करवाया जा रहा है न्यू सिलेबस के मुताबिक। और इस मॉड्यूल में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो इंट्रोडक्शन टू कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है इससे हम शुरुआत करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मिक्स शामिल होता है, एक तो डेट और इक्विटी, जो कि फर्म यूज़ करती है ताकि फाइनेंस करे उसके ऑपरेशंस को और ग्रोथ को। और ये कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करता है फर्म्स का जो फाइनेंशियल लेवरेज है और इन्फ्लुएंस करता है रिस्क और रिटर्न दोनों को। और जो डेट होते हैं अगर हम उसकी बात करें जो कि उधार होता है, उसमें टिपिकली तौर पर लोन्स और इसके अलावा बॉन्ड्स दोनों तरीक़ों से इसको हासिल किया जाता है। जबकि इक्विटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कॉमन और प्रेफर्ड शेयर दोनों शामिल होते हैं। अब इक्विटी जो है वो ऑनर का पैसा होता है, ऑनरशिप होती है, जबकि डेट जो है वो उधार होती है। और जो चॉइस होती है कैपिटल स्ट्रक्चर की वो असर डालती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, शेयर होल्डर रिटर्न और जो ओवरऑल फर्म वैल्यू होती है। और एग्जाम्पल अगर लें तो एक फर्म कंपनी रिलाई करती है हैविली डेट के ऊपर, वो उसको बेनिफिट मिलता है टैक्स शील्ड से, इंटरेस्ट डिडक्टिबिलिटी की वजह से, लेकिन वो फेस भी करती है हायर फाइनेंशियल रिस्क जो है वो डाउन टर्म्स के दरमियान। और इक्विटी फाइनेंसिंग रिड्यूस तो करती है फाइनेंशियल रिस्क, लेकिन डाइल्यूट हो जाती है इससे ऑनरशिप और कंट्रोल भी, क्योंकि इससे ऑनरशिप जो है वो दूसरे लोगों के हाथों में भी फिर जाएगी, कंट्रोल भी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और अंडरस्टैंड करना कैपिटल स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है मैनेजर्स के लिए, क्योंकि ये अफेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जैसे कि एक्सपेंशन का फैसला लेना, मर्जर्स का और डिविडेंड पॉलिसीज़ का। फर्म का एम ये होता है कि एक बैलेंस रखा जाए जो कि मिनिमाइज़ करे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जबकि मैक्सिमाइज़ करे शेयर होल्डर की वेल्थ को। नाउ दी गोल्स ऑफ अ फर्म। एक फ़र्म के गोल्स की हम बात करें, जो प्राइमरी गोल है एक फ़र्म का ट्रेडिशनली तौर पे अगर हम देखें तो उसमें एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होना और वेल्थ मैक्सिमाइज़ होना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फोकस होता है कि जनरेट करें हाईएस्ट पॉसिबल अर्निंग्स जो है वो भी शॉर्ट टर्म्स के अंदर और इसको मेजर किया जाता है नेट इनकम के ज़रिए। जबकि ये गोल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इससे शॉर्ट साइटेड डिसीजन होते हैं, जैसे कि कस्टिंग करना एसेंशियल इन्वेस्टमेंट या इग्नोर करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो है वो एम्फेसाइज़ किया जाता है इंक्रीज़ होना शेयर होल्डर की वैल्यू वक्त के साथ, और कंसिडर करना ऐसे फैक्टर्स जैसे कि स्टॉक प्राइस का एप्रिसिएशन होना और इसके अलावा डिविडेंड ग्रोथ होना। और ये अप्रोच जो है वो अलाइन होती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ और मार्केट वैल्यूएशन के साथ। और जो मॉडर्न कॉरपोरेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आगे हैं फाइनेंशियल मैट्रिक्स से, उसमें शामिल हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इकोनॉमिक अपलिफ्ट और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। और जो CSR जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम, ना सिर्फ वो फुलफ़िल करते हैं एथिकल ऑब्लिगेशन बल्कि इम्प्रूव भी करते हैं ब्रांड रेपुटेशन और कस्टमर लॉयल्टी। नाउ द वैल्यू ऑफ फर्म एंड कैपिटलाइजेशन रेट। वैल्यू जो होती है फर्म की उसको उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है बहुत से तरीक़ों से मेजर करते हुए। उसमें मार्केट वैल्यू आ जाती है और इसके अलावा बुक वैल्यू आ जाती है और इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह आ जाती है। मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें वो रिप्रेजेंट करती है जो करंट प्राइस होती है फर्म के शेयर की, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर से, और ये रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर्स का परसेप्शन और मार्केट कंडीशंस को भी। और बुक वैल्यू की हम बात करें तो बुक वैल्यू आती है फर्म की बैलेंस शीट से, इंडिकेट करती है नेट एसेट वैल्यू लाइबिलिटीज़ के बाद, यानी कि जब एसेट में से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं उसके बाद। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इसकी हम बात करें तो एस्टिमेट करती है फर्म की जो वर्थ, जो कि ट्रू वर्थ जो कि बेस करती है डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो। और अक्सर इसको जो यूज़ किया जाता है वैल्यूएशन मॉडल में। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न का, और जो कि एज्यूम करता है कि फ़र्म जो है वो कंटिन्यू करेगी ऑपरेशन इंडेफिनेटली तौर पर। और कैपिटलाइजेशन रेट जो होता है ये प्ले करता है क्रिटिकल रोल वैल्यूएशन के अंदर, पर्टिकुलरली जो इनकम बेस्ड अप्रोच होती है उसको यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेक्टेड जो इनकम है वैल्यू के अंदर कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू को कुछ इस तरीके से कि इनकम को डिवाइड किया जाता है कैप रेट से, यानी कि कैपिटलाइजेशन रेट से किया जाता है और निकाला जाता है। और एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि एक फ़र्म जो कि जनरेट करती है $1 लाख एनुअली और कैपिटलाइजेशन रेट उसका अगर 10% है, तो जो उसकी एस्टिमेटेड जो
वैल्यू है वो $1 मिलियन है। अब ये मेथड जो है वो कॉमन होता है रियल स्टेट में, बिजनेस वैल्यूएशन में, और फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन रेट, उसमें शामिल है रिस्क, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और मार्केट इंटरेस्ट रेट। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की हम बात करते हैं। अब ये जो थ्योरीज़ हैं ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे लेवरेज इन्फ्लुएंस करता है फर्म की वैल्यू भी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। और इसमें ट्रेडिशनल थ्योरी की हम बात करें तो ये बताती है कि इनिशियली जो है जैसे ये एक फर्म जो है इंक्रीज़ करती है डेट, ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डिक्रीज़ होता है चीपर डेट फाइनेंसिंग की वजह से, जबकि एक सर्टेन पॉइंट से आगे फिर क्या होगा कि फाइनेंशियल रिस्क के अंदर इजाफा होता है जो कि सबब बनता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कि वो इंक्रीज़ हो, और इवेंचुअली तौर पे राइज़ होती है ओवरऑल कॉस्ट। और ये जो इम्प्लाई किया जाता है, इम्प्लाई करता है कि ऑप्टिमल जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज़ होती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मिनिमाइज़ होती है। इसके मुकाबले में जो NOI है यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये जो थ्योरी है ये आर्ग्यू करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई असर नहीं होता फर्म की वैल्यू पे, और जो ओवरऑल कॉस्ट है कैपिटल की रहती है कांस्टेंट रिगार्डलेस कि डेट इक्विटी का जो मिक्स है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और NOI के मुताबिक मार्केट जो कैपिटलाइज करती है फर्म को एज अ होल, और चेंजेस जो है लेवरेज के अंदर ना सिर्फ असर डालती हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिटर्न्स की डेट और इक्विटी होल्डर की, ना के टोटल वैल्यू। और अजम्पशन जो है उसमें शामिल है नो टैक्स, कांस्टेंट बिजनेस रिस्क और परफेक्ट मार्केट्स का होना। और ये थ्योरीज हमें कॉन्ट्रास्टिंग व्यू प्रोवाइड करती है, इन्फ्लुएंस कर रही है मैनेजरियल डिसीजंस जो है फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। नाउ दी मोडिग्लियानी एंड मिलर एंड मार्केट इम्परफेक्शंस। अब इसके बारे में बात करते हैं हम। मोडिग्लियानी एंड मिलर जो है उसने प्रपोज़ किया है कि एक परफेक्ट मार्केट जो कि टैक्स के बगैर है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इररेलेवेंट होता है फर्म वैल्यू के लिए। और इनका जो आर्बिट्रेज आर्ग्यूमेंट है वो ये बताता है कि अगर दो आइडेंटिकल फर्म्स जो है उनकी डिफरेंट वैल्यू है लेवरेज की वजह से, सो इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे प्राइस डिफरेंसेस जब तक इक्विलिब्रियम बहाल नहीं होता। और अजम्पशन में शामिल ये है कि नो टैक्स, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इसके अलावा रैशनल इन्वेस्टर्स और आइडेंटिकल रिस्क, जबकि रियल मार्केट्स जो है वो इम्परफेक्ट होती हैं। और फैक्टर्स जो है जैसे कि टैक्सेस, बैंकरप्टेसी कॉस्ट और एजेंसी कॉस्ट आती है। और कॉर्पोरेट टैक्स के साथ डेट फाइनेंसिंग क्रिएट करती है टैक्स शील्ड, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टिबल है। और रिड्यूस होना टैक्सेबल इनकम का और इंक्रीज़ होना फर्म वैल्यू का। और जो वैल्यू है एक लेवर्ड फर्म की वो इक्वल होती है वैल्यू जो है अनलेवर्ड फर्म की, और प्लस किया जाता है जब उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड्स। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि अगर एक फर्म जो है उसकी $5 लाख हैं डेट में और टैक्स जो है वो 30% है, तो टैक्स शील्ड है इसकी $1,50,000, जो कि बनाती है लेवर्ड फर्म की वर्थ को $6,50,000 की। अगर कंपेयर करें हम अनलेवर्ड फर्म की वो होगी $5 लाख। तो जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो इनक्रेज करते हैं डेट का यूजेज, और एक्सेसिव लेवरेज जो है वो रेस करता है बैंकरप्टेसी रिस्क, यानी कि दिवालिया होने का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, एजेंसी कॉस्ट, और इसके अलावा जो ऑफसेटिंग एडवांटेजेस है। अब मार्केट इम्परफेक्शन जो है वो उसमें ये भी शामिल है जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस हो गई जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है फाइनेंसिंग डिसीजन। अंडरस्टैंड करना इन डायनामिक्स को हेल्प करता है फर्म्स को कि बैलेंस करें डेट और इक्विटी, कि ऑप्टिमाइज़ करें वैल्यू जबकि मैनेज करें वो रिस्क को। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।